डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है? इसका सही जवाब था अनुच्छेद 25(1). अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. निर्भया फंड फ्रेमवर्क महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड प्रदान करता है। 2. इस फंड का प्रशासन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न था, स्माइल योजना यानी स्माइल स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भिखारियों और बेघरों के लिए मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद यह एक नई योजना है। 2. अनुच्छेद 39 सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार देता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चुनावी घोषणा पत्र कानूनी रूप से लागू करने योग्य दस्तावेज हैं। 2. एकल चरण चुनाव के मामले में निषेधात्मक अवधि यानी प्रोहिबिटरी पीरियड के दौरान घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 87 में भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है। 2. राष्ट्रपति का अभिभाषण हर साल संसद के प्रथम सत्र के आरंभ में होता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, वन ओशन समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस सम्मेलन का आयोजन फ्रांस द्वारा किया गया। 2. इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से किया गया। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। 2. निदेशालय आर्थिक मामलों के विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस सागर के साथ यूक्रेन की समुद्री सीमा लगती है? इसका सही जवाब था काला सागर। अगला प्रश्न था, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके तहत 2 व्यापारिक साझेदार सीमित वस्तुओं और सेवाओं पर सीमा शुल्क को काफी कम या समाप्त कर देते हैं। 2. भारत ने थाईलैंड के साथ पहला अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट किया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। अंतिम प्रश्न था, विश्व दलहन दिवस हर साल मनाया जाता है। इसका सही जवाब था 10 फरवरी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के जरिए जोड़ा गया। 2. दल बदल विरोधी कानून के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग अंतिम निर्णायक प्राधिकरण है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इसे 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के जरिए संविधान में शामिल किया गया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह अधिनियम किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधानों को निर्धारित करता है। 1985 के अधिनियम के मुताबिक एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था। हालांकि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के जरिए इसमें बदलाव किए गए।
इसके तहत दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हो। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिए उसे सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. IIP एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में हुए परिवर्तन को मापता है। 2. यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा हर साल संकलित और प्रकाशित किया जाता है। 3. IIP के लिए आधार वर्ष 2011-2012 है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन दिसंबर माह में 0.4% के साथ 10 महीने के निचले स्तर पर आ गया। IIP एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में हुए परिवर्तन को मापता है। अतः कथन 1 सही है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। IIP के लिए आधार वर्ष 2011-2012 है। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी IBC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दिवाला यानी इंसॉल्वेंसी ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है। 2. IBC के अंतर्गत हितधारकों को इंसॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने के 330 दिनों के भीतर CIRP को पूरा करना आवश्यक होता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में रवि मित्तल ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को साल 2016 में अधिनियमित किया गया था। यह व्यावसायिक फर्मों के दिवाला समाधान से जुड़े विभिन्न कानूनों को शामिल करता है। इंसॉल्वेंसी यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपना बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ हो। बैंक्रप्सी वह स्थिति जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति या संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। साथ ही न्यायालय द्वारा इसका समाधान करने तथा लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उचित आदेश दिए गए हों। यह किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है। अतः कथन 1 सही नहीं है। IBC के अंतर्गत हितधारकों को इंसॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने के 330 दिनों के भीतर CIRP को पूरा करना आवश्यक होता है। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के तहत पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और समुद्र में कार्बन का अस्थायी भंडारण होता है। 2. कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन केवल मानव जनित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यानी NCOE-CCU की स्थापना की है। इसकी स्थापना IIT बॉम्बे में की गई है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और समुद्र में कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण यानी लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन है।
अतः कथन एक सही नहीं है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन स्वाभाविक रूप से मानव जनित गतिविधियों और कार्बन के भंडारण को संदर्भित करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोआला पेड़ों पर निवास करने वाले धानी प्राणी यानी एर्बोरियल मार्सुपियल हैं। 2. कोआला ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। तेजी से कम होती संख्या के चलते ऑस्ट्रेलिया ने बहुचर्चित जीव कोआला को अब एंडेंजर्ड सूची में वर्गीकृत किया है। कोआला पेड़ों पर निवास करने वाले धानी प्राणी यानी आर्बोरियल मार्सुपियल हैं, अतः कथन 1 सही है। दुनिया के लगभग 2/3 कोआला ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कोआला ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक हैं, अतः कथन 2 भी सही है। इनका मुख्य आहार यूकेलिप्टस की पत्तियां हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, फोर्टिफाइड राइस के सेवन से समस्या उत्पन्न हो सकती है। 1. एनीमिया, 2. आंत में सूजन, 3. हाइपरविटामिनोसिस। निम्न कूटों की मदद से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या फिर केवल 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। फोर्टिफाइड राइस को लेकर भारत सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए एक केंद्र प्रायोजित पायलट योजना को मंजूरी दी। यह अवधि 2019-20 से शुरू हुई है। इस योजना का नाम है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार समेकित बाल विकास सेवाओं और मध्याह्न भोजन योजनाओं के जरिए फोर्टिफाइड राइस वितरित करने की योजना बना रही है। फोर्टिफाइड राइस के सेवन से एनीमिया और विटामिन ए की कमी जैसी दोनों समस्या का निदान किया जाता है, जिसका अर्थ है कि इससे हाइपरविटामिनोसिस हो सकता है। हाइपरविटामिनोसिस वह स्थिति है जब हमारे शरीर में विटामिन का असामान्य रूप से हाई स्टोरेज हो जाता है। इससे अत्यधिक उत्तेजना, चिड़चिड़ापन और टॉक्सिसिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि आयरन फोर्टिफिकेशन से कुपोषित बच्चों में आंत में सूजन जैसी समस्याएं आ सकती हैं, अतः ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, मुगल गार्डन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में मुगल गार्डन को बाबर ने शुरू किया था। 2. यह 4 बाग शैली में है। 3. अकबर के समय में 4 बाग के निर्माण की परंपरा अपने चरम पर थी। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। भारत में मुगल गार्डन को जहीरुद्दीन बाबर ने शुरू किया था, अतः कथन 1 सही है। मूल रूप से मुगल गार्डन को शहर के भीतर वाटर चैनल, झरने, पानी की टंकियों और फव्वारे आदि को शामिल करके बनाया जाता था। इस प्रकार मुगलों ने उद्यान के निर्माण की 4 बाग परंपरा को बनाए रखा, अतः कथन 2 सही है। बाबर के बाद शाहजहां के समय में 4 बाग निर्माण की परंपरा अपने चरम पर थी, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। 2. टिकटॉक के फाउंडर झांग यिमिंग एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं, अतः कथन 1 सही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। बॉटल्ड वाटर किंग के रूप में जाने जाने वाले झोंग शानशान तीसरे स्थान पर हैं। चीनी अरबपति और टिकटॉक के संस्थापक झांग यिमिंग इस सूची में चौथे पायदान पर हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लिथुआनिया से नहीं लगती है?
लातविया, बेलारूस, यूक्रेन या फिर पोलैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूक्रेन। चीन के तनाव के बीच ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बयान दिया है कि वह लिथुआनिया के साथ खड़े हैं। जान लेते हैं लिथुआनिया के बारे में। लिथुआनिया यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र का एक देश है। यह 3 बाल्टिक देशों में से एक है और बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। लिथुआनिया उत्तर में लातविया, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में रूस के कालिनग्राद ओब्लास्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूक्रेन। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1510 में गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश बना था। एडमिरल अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा करने के लिए बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह की सेना को हराया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। चुनाव की वजह से गोवा इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा है। जान लेते हैं गोवा के इतिहास के बारे में। 1510 में गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश बना था, इसलिए कथन 1 सही है। एडमिरल अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा करने के लिए बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह की सेना को हराया था, अतः कथन 2 भी सही है। 20वीं सदी के अंत तक गोवा में राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत हुई। गोवा राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाने जाने वाले ट्रिस्टाओ डी ब्रागांका कुन्हा ने 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गोवा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। 1946 में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गोवा में एक ऐतिहासिक रैली का नेतृत्व किया, जिसने नागरिक स्वतंत्रता का आह्वान किया। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, समान नागरिक संहिता की अवधारणा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 या फिर अनुच्छेद 44? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर एस धामी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने से राज्य में सभी के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। समान नागरिक संहिता भारत के लिए एक कानून बनाने की पक्षधार है। यह कानून विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का वर्णन है, अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सपोर्ट और मदद करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस यानी NSLD की शुरुआत पहली बार 1995 में की गई थी। 2. केवल दीवानी और फौजदारी अदालतों के मामलों में ही मुफ्त कानूनी सेवाएं दी जाती हैं। 3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक अथवा अन्य किसी अक्षमता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित ना किया जाए। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।